Again, good morning, students. Students, today we will start our fourth chapter, that is air. हम ज्योग्राफी का आज फोर्थ चैप्टर जो है एयर स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको कोरिलेट करना चाहता हूँ इससे पहले जो चैप्टर्स है उनके साथ. इससे पहले जो आपने चैप्टर किए हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर आपने एनवायरनमेंट किया, जहाँ पर आपने देखा कि पूरे हमने अर्थ को 3 स्फीयर्स में डिवाइड किया है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. ठीक है. फिर हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया. सेकंड चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, हमने इनसाइड द अर्थ मीन्स अर्थ के बारे में डिस्कस किया. और सेकंड और थर्ड चैप्टर में अगर आप कहीं ना कहीं को रिलेट करो तो आपने लिथोस्फीयर के बारे में वहां पर डिस्कस किया. ठीक है. नाउ इन दिस चैप्टर एयर, हम जो सेकंड स्फीयर है दैट इज एटमॉस्फेयर, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो एक तरीके से ये पूरी की पूरी थीम बनी हुई है आपकी 7th स्टैंडर्ड की ये ज्योग्राफी. जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, हिस्ट्री में आपने 6th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, एंशिएंट पीरियड पढ़ा था. 7th स्टैंडर्ड में आप क्या डिस्कस कर रहे हो, मेडिवल हिस्ट्री. ऐसे ही 8th स्टैंडर्ड में आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करोगे. तो ऐसे ही आपकी ज्योग्राफी है जो कि फिजिकल जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड है, जहां पर हम अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करें. ठीक है. तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को, एयर जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं. So before starting this chapter, let's discuss what topics we will cover in this thing. क्या आप सकते इस पूरे चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन देंगे. ठीक है. Then after then we will discuss about the composition of the atmosphere. Means atmosphere किन चीजों से मिलकर बना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. After then we will discuss about the weather and the climate. इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. और अगर मैं वेदर और क्लाइमेट की बात करता हूं तो इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, ये सब. चाहे वो क्लाइमेट की बात करें या वेदर की बात करें, दोनों के ही एक कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों के ही फैक्टर्स हैं. तो इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और चैप्टर के लास्ट में हम साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है. ये एक केस स्टडी है आपकी बुक के अंदर. ठीक है. तो उस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका डिस्कस किया जाएगा. Okay, now let's think about introduction part. Now student, you can see the earth. अगर आप यहाँ पर अर्थ को देखते हो तो इस अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना हुआ है, एक सर्कल और बना गया है. ठीक है. नॉर्मली देखिए कि सन से रेडिएशन आपकी अर्थ के ऊपर आती है. ठीक है. सन से रेडिएशन जो होती है वो आपकी अर्थ के ऊपर आती है, देन इट इज रिफ्लेक्टेड. ठीक है. बट रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपने आप को ये वापस नहीं जा पाती. रीजन क्या है, क्योंकि इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना हुआ है. इसके चारों तरफ एक तरीके से एयर का ब्लैंकेट है, आप कह सकते हैं एक वायु का आवरण है जो कि इसको बाहर जाने से रोकता है. इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है. अगर सिचुएशन ये ना होती ना, अगर मान लीजिए सिचुएशन ये ना होती कि भाई हमारे यहाँ पर एयर, ये अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर का ये या एयर का ये जो ब्लैंकेट है ये ना होता, तो उस सिचुएशन में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट सन रेज जो है उनका पड़ता. प्रीवियस क्लासेज में आपको डिफरेंट थिंग्स बताई है मैंने, या आपके टीचर्स ने बताई होगी. तो उसके अंदर आपको बताया गया था है कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर एक ओजोन लेयर है, और वो ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनको रोकती है. अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी अर्थ के ऊपर आ जाती है तो यहाँ पर जितने भी इंसान है, हर एक व्यक्ति कैंसर का शिकार हो सकता है, तो स्किन कैंसर हो सकता है. तो इस तरीके से ये जो एटमॉस्फेयर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें इस एटमॉस्फेयर के बारे में ही डिस्कस करना है. इस तरीके से अर्थ प्लस ब्लैंकेट ऑफ एयर, इन दोनों को मिलाकर बनता है आपको एटमॉस्फेयर. ठीक है. अर्थ और इसके चारों तरफ ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. So if we think about the proper definition of atmosphere, an atmosphere is a layer of air surrounding our planet Earth. ये आपकी एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है. मींस एटमॉस्फेयर क्या है, ये एक एयर की लेयर है जो कि हमारी अर्थ सरफेस के चारों तरफ है, जो कि हमारी अर्थ सरफेस की चारों तरफ है, और ये हमारे ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. अब ये एटमॉस्फेयर जो है हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है.
अगर उनको इस अर्थ के ऊपर रहना है तो उसके लिए एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, अगर इस सन की जो रेज है, अगर हम इस सन की रेज की बात करते हैं, सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पर जाती, सन की रेज डायरेक्टली हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आती, तो सिचुएशन इतनी हो जाती कि हम सब जो है वो गर्मी में झुलस जाते, उसकी जो हीट थी वो इतनी अधिक हो जाती कि हम गर्मी में झुलस जाते। ठीक है, और अगर हम नाइट की बात करते हैं, नाइट के दौरान में क्या होता है, ठंड इतनी अधिक बढ़ जाती कि हम बर्फ में कन्वर्ट हो जाते। ठीक है, ये केवल हमारा एटमॉस्फेयर ही है, ये एयर का की जो ये लेयर है ना, ये केवल इसी की वजह से है कि दिन के अंदर वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाती और रात को वो ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती। ठीक है, यही कारण है कि जितने भी लिविंग बीइंग इस अर्थ के ऊपर है, दे डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, वो अपने सर्वाइवल के लिए इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। इस तरीके से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इस अर्थ के ऊपर लाइवेबल हो जाता है, मीन्स लिवेबल हो जाता है, मीन्स रहने लायक हो जाता है, केवल इस एटमॉस्फेयर की वजह से। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फर्दर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक पाई चार्ट है, और ये पाई चार्ट आपको डिस्कस कर रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो किन किन चीजों से मिलके बना है, और उन वो चीजें कितने अमाउंट में हमारे अर्थ के ऊपर है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, 78% हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर 78% जो है नाइट्रोजन का पार्ट है। जो हमारे एटमॉस्फेयर है 78% उसमें नाइट्रोजन है, 20.9 ऑक्सीजन है आपकी, इसे हम नियर अबाउट 21% भी बोल सकते हैं। अदर गैसेज भी हैं 0.17%, इसके अलावा आर्गन 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट 0.03 एंड यू कैन से 0.04 आल्सो। ठीक है, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, these are the two important gases which make up the bulk of the atmosphere. Means नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसेज है जो कि मैक्सिमम हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट को बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये these are the other gases but they are found in earth surface या you can say atmosphere in a lesser quantities। वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है बट उनकी क्वांटिटी कम है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट, इनकी क्वांटिटी ही इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर जो मेजर पार्ट जो बनाया गया है वो बनाया गया है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, बट जो बाकी बचा पार्ट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन जैसी जो गैसेज है वो मिलती हैं, बट इस वो भी एक लेस क्वांटिटी के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज different type of tiny dust particles they are also found in the air। ठीक है, ये भी इसके अंदर मिलते हैं। तो ये आपकी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं, इट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट टू सर्वाइव, ये प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। Can't take nitrogen directly from the air। अगर हम बात करते हैं जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं लेते। बैक्टीरिया that live in the soil and roots of the some plants they take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करूंगा तो उसमें जब आप क्वेश्चन मेंशन करोगे तो उसमें आप नाइट्रोजन लिखोगे कि ये 78% है, इसके बाद आप नाइट्रोजन के बेनिफिट भी लिखोगे कि नाइट्रोजन किसके लिए यूज होती है। इट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स टू सर्वाइव। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स डायरेक्टली नहीं लेते, ये भी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, क्या नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली ले लेते हैं? नहीं लेते। इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सोइल या रूट्स के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, उस एयर से उसको लेकर उसे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उस फॉर्म को प्लांट्स जो है यूज कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से वो इसका यूज करते हैं। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। So students, so this is nitrogen. So nitrogen is most important for this. Now let's take about the second thing, that is oxygen.
It is the second most important, and you can say plentiful gas in the air. And this is important for the human and animal survival, because humans and you can say animals, they take oxygen from the air as they breathe. जब वो सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन जो मिलती है उस एयर से उनको मिलती है. एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. फोटोसिंथेसिस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, ऑलरेडी आप अपनी जो पुरानी क्लासेज हैं उनके अंदर डिस्कस कर चुके हो. ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर किस प्रकार से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो कंटेंट है एयर के अंदर वो लगातार रहते हैं जिसका हम यूज करते हैं. ठीक है, एंड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, और दिस गैस इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड फॉर एनिमल्स आल्सो. Now let's take another carbon dioxide. It is also another important gas, and green plants use carbon dioxide to make their food and release the oxygen. जो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उससे उसको अपने फूड के रूप में यूज करते हैं. देन दे रिलीज द ऑक्सीजन गैस, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. एंड ह्यूमन एनिमल्स दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. अब ये जो अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा निकाला गया है उसको क्या करते हैं, उस अमाउंट को डायरेक्टली प्लांट्स यूज कर लेते हैं. तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट है. ठीक है, बट स्टूडेंट्स आज के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम लगातार डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स या कह सकते हो फैक्ट्रीज हो चुके हैं जिनकी वजह से जो ये पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो चुका है. वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, अदरवाइज अगर मैं पहले की बात करता हूं तो उस टाइम में ह्यूमन बीइंग जस्ट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता था, आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते थे, एनिमल्स रिलीज करते थे एंड प्लांट्स उसको इनटेक करते थे, देन दे रिलीज दैट ऑक्सीजन, तो इट क्रिएट अ प्रॉपर बैलेंस. तो प्रॉपर बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं. सो लीव इट. नाउ दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहां पर हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसके अलावा अदर गैसेज भी होती है बट दे आर लेसर इन क्वांटिटीज, राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. नाउ यू कैन सी द पाई चार्ट एंड यू कैन सी द डायग्राम जो कि आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है. एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर. ये आपका एटमॉस्फेयर है. ठीक है, अगर मैं इस एटमॉस्फेयर की बात करता हूँ, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स जो कि अर्थ सरफेस से शुरू होती है. हमने अपनी एटमॉस्फेयर को क्या किया, 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है. अगर मैं इनके नाम बताता हूं तो दे आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ठीक है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो हमने 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, हमारी अर्थ सरफेस से जो शुरू हो जाते हैं. उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. और इन्हीं चीजों के बारे में हम अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें. ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करें तो डीपली स्टडी करना है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं. तो लेयर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रोपोस्फियर. नाउ यू कैन सी द डायग्राम, एंड इस डायग्राम के अंदर आपको देखिए कि जो रेड जो कवर बनाया गया है दैट इज ट्रोपोस्फियर. तो आपका ट्रोपोस्फियर को शो करता है. And if you think about this layer is the most important layer for the atmosphere. ये जो लेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर. नॉर्मली इसकी एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर की है. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं इसकी हाइट 13 किलोमीटर की है. और जिस एयर के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिस एयर से हम ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी हम ब्रीथिंग करते हैं, वो इसी लेयर के अंदर अधिक विद्यमान है. जैसे जैसे हम थोड़ा ऊपर जाने लगते हैं तो हमारे ऑक्सीजन अमाउंट घटने लगता है. आप सबने देखा होगा कि माउंटेन एरिया में जब आप जाते हो तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है. ठीक है, तो यही कारण है कि जो ये आपका ये जैसे ही हाइट बढ़ेगी आपकी जो एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है. तो इसीलिए ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन से रिलेटेड बात होती है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. जितने भी वेदर फिनोमिना है जैसे कि रेनफॉल होना, फॉग होना, हेलस्टॉर्म होना, ये सारे के सारे वेदर फिनोमिना आपके यहाँ पर होते हैं. दिस इज ट्रोपोस्फियर, राइट. अगर मैं ट्रोपोस्फियर की बात करता हूँ तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसकी एवरेज हाइट नियर अबाउट 13 किलोमीटर है.
एंड इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है मैक्सिमम अमाउंट में इसके अंदर मिलती है, बिकॉज जैसे जैसे हाइट होगी वैसे वैसे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और जितनी भी वेदर कंडीशंस हैं, जितनी भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं, वो सारे के सारे इसी एरिया के अंदर होते हैं, लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सब के सब, ये सारे के सारे इसी ट्रोपोस्फीयर के अंदर होते हैं, राइट। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द सेकंड, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। नाउ सी इट, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर लेते हैं। Yeah, now let's discuss about the stratosphere. Now about the troposphere, there is a layer of earth, air, yeah, you can say atmosphere layer, that is called stratosphere. अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो हाइट का एरिया आता है वो स्ट्रेटोस्फीयर का आता है। ठीक है, एंड दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स and even associated with weather phenomena which make it most deal of the flying aeroplane. अब जितने भी वेदर फिनोमिना है वो यहाँ पर नहीं होते, यही कारण है कि जो एरोप्लेन मूव करते हैं ना वो इसी एरिया में मूव करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जो ये लेयर है इसके अंदर क्लाउड्स वगैरह के चांसेस बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि इसके अंदर जो एरोप्लेन वगैरह की फ्लाइंग जो है वो बड़ा इजीली हो जाती है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो है आपकी ओजोन लेयर, जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके अंदर आपकी ओजोन लेयर मिलती है, और ये ओजोन लेयर जो है वो सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको अर्थ सरफेस तक आने से रोकती है, जिसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइव बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस या ओजोन लेयर आपको कहां पर मिलती है, कौन से स्फीयर में मिलती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। इट इज 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, आई थिंक स्ट्रेटोस्फीयर आपको क्लियर हो चुका होगा। हाइट इसकी 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, जो एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं मोस्टली इसी एरिया में फ्लाई करते हैं। सेकंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेयर की बात है वो है आपकी ओजोन गैस, जो कि इसके अंदर है, और ये हमें अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनसे बचाती है। Now let's discuss about the third one, that is mesosphere, and you can say the mesosphere. If you think about the mesosphere, it is the third layer of the atmosphere, and its average height is up to 80 किलोमीटर। जैसे 50 से 80 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो उसको कवर करती है। ठीक है, अब जितने भी मेट्रोइड्स हैं, अब नॉर्मली आप देखें स्पेस से विभिन्न प्रकार के उल्का पिंड आते हैं। जब वो आते हैं तो आपने कभी नॉर्मली देखा होगा कि आकाश में थोड़ी सी एक लाइट लंबी सी चलती है, नॉर्मली क्या क्या, और उससे हम बोलते हैं कि भाई ये टूटता हुआ तारा है। ऐसा नहीं है, जैसे ही वो मेसोस्फीयर में आते हैं तो वो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो एटमॉस्फेयर के उस घर्षण की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाता है और जल के खत्म हो जाता है। यही कारण है कि ये हमारे अर्थ स्पेस से आने वाली जो ये चीजें होती है वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आ पाती, ये केवल इसी स्फीयर के अंदर होता है। ओके, so this is mesosphere. Now let's discuss about the fourth one, that is thermosphere. ठीक है, temperature rises very rapidly with increasing height. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्फीयर के अंदर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी आपका टेम्परेचर उतना ही अधिक होता चला जाएगा। ठीक है, इस स्फीयर को आप आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आयंस जो है इस एयर के जो लेयर जो है इसके अंदर मिलते हैं। That's why it is called ionosphere. थर्मोस्फीयर जो है उसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आयन जो है नॉर्मली मिलते हैं। तो इसकी हाइट है दैट इज 80 to 400 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के जो, जैसे कि हम सैटेलाइट वगैरह पे भेजते हैं तो वो आपके इसी स्फीयर में जाती है। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो रेडियो से कनेक्शन होता है, जो रेडियो के नेटवर्क की बात करते हैं, अदर नेटवर्क की बात करते हैं, तो वो इसी स्फीयर में वो सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, थर्मोस्फीयर के अंदर, और वहीं से इसका ये मिलते हैं। ठीक है, एंड रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेडियो वेव्स हैं जो अर्थ सरफेस से ऊपर जाती हैं, देन दे आर रिफ्लेक्टेड बाय टू द अर्थ, वापस वो अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वो इसी लेयर के अंदर होती है, वो सारा का सारा फिनोमेना। So this is thermosphere and this is called ionosphere also,
एंड एवरेज हाइट इज 80 to 400 किलोमीटर, तो ये टोटल लेयर बनाती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट, दैट इज एक्सोस्फीयर, ठीक है। अगर मैं सबसे अपर मोस्ट लेयर की बात करता हूँ एटमॉस्फेयर की, ये एक्सोस्फीयर है, और जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाएंगे तो स्पेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जो थर्मोस्फीयर से ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, 400 मीटर से ऊपर जो अगर हम चले जाएंगे तो उसके के पार्ट का जो है वो अपर मोस्ट है। इस लेयर के अंदर जो थिन है, इट इज वेरी सॉरी, जो एयर है इट इज वेरी थिन। जितनी भी लाइट गैसेज है लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, वो नॉर्मली यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। दिस इज एक्सोस्फीयर, ठीक है। So these are the five rays, yeah, you can say these are the 5 layers of the atmosphere which we have studied today. If you have any doubt, you can ask any question to me.